कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां वर्षों तक कोई इंसान नहीं आता। हवा में रेत की गंध, हर ओर चुप्पी, और सूरज की तपिश से जमीन पिघलती हुई सी। ऐसे वीरान इलाके में अगर कोई चीज 13 साल तक पड़ी रहे तो दुनिया उसे भूल ही जाती है। लेकिन कभी कभी किसी भूली चीज में ऐसा सच छिपा होता है जो सामने आने पर इंसानी सोच को हिला देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी चांदी रंग की कार से, जो एक गहरी सुनसान घाटी में 13 साल तक धूल और तेज धूप खाते हुए पड़ी रही। न कोई वहां रुकता, न कोई उसे ढूंढता। वह बस वहीं थी, जैसे रेत की परतों और हजारों छोटे छोटे पत्थरों के बीच कहीं गुम हो गई हो। किसी यात्री की नजर उस पर कभी पड़ भी जाती तो उसे एक लावारिस, बेकार पड़ी गाड़ी समझकर आगे बढ़ जाता। आखिर रेगिस्तान में ऐसी चीजें मिलना कोई अनोखी बात नहीं। लेकिन एक दिन, कई साल बाद, एक शौकिया भूविज्ञानी उधर भटकते हुए जा पहुंचा। और उसी पल एक ऐसा सच सामने आया जिसे याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह चांदी सी कार बाहर से धूल से ढकी थी, विंडशील्ड पर महीन महीन दरारें थी और धूप में रबर के टायर बुरी तरह फट चुके थे। लेकिन अभी तक सब कुछ उतना ही था जैसा रेगिस्तान में किसी पुरानी, भूली कार का होना चाहिए। डर की शुरुआत तब हुई जब उसने ड्राइवर वाली खिड़की से अंदर झांका। सीटों पर दो कंकाल बैठे थे, एक ड्राइवर की पोजीशन में और दूसरा ठीक उसके बगल में। दोनों वही जमे हुए थे, जैसे कार अचानक बंद हो गई हो और वे उसी पल मौत की पकड़ में आ गए हों। सूख चुकी पसलियों के ढांचे, झुकी हुई खोपड़ियां, खुले हुए जबड़े, यह सब आप देखकर शायद एक हादसे का अंदेशा लगाएंगे। किसी का दम घुट गया होगा, कोई रास्ता भटक गया होगा, कार खराब हो गई होगी, यह सब चलन में आने वाले विचार है। लेकिन असली डर का झटका इसके बाद लगा। दोनों कंकालों की पसलियों के बीच से, बिल्कुल बीचों बीच, एक 4 फुट ऊंचा कैक्टस उगाया था। हरे पत्तों पर नुकीले और लंबे कांटे, जड़ों का जाल जैसे हड्डियों को पकड़कर ऊपर चढ़ा हो। यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म जैसा नहीं, उससे आगे का था। ऐसा लग रहा था कि पौधा हड्डियों के भीतर से निकल रहा है, जैसे किसी ने उसे वहां इसलिए लगाया हो कि वह बढ़कर दोनों शरीरों को अपनी लंबी पकड़ में कस ले। रेगिस्तान में कैक्टस उगना सामान्य है, पर कार की सीटों के बीच, वह भी कंकालों की पसलियों से गुजरता हुआ, यह प्राकृतिक नहीं था। यह अपने आप नहीं हो सकता। इससे साफ दिखता था कि किसी ने यह सब जानबूझकर किया है। फर्श में छेद करके पौधा लगाया गया और फिर उसे बढ़ने के लिए सालों तक छोड़ दिया गया, ताकि एक दिन वह मानव शरीरों को पार कर कार की छत तक पहुंच जाए। एक पल को लगता है कि ऐसा करने वाला इंसान नहीं, कोई मानसिक रूप से टूट चुका, खतरनाक दिमाग वाला जीव रहा होगा। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि यह कोई एक बार की घटना नहीं थी। यह तो सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसे बाद में, कई मील दूर, 6 और अलग अलग जगहों पर खोजा गया। हर स्थान पर मृतकों की हड्डियां और पौधे किसी भयानक अवस्थापना में बदल चुके थे। कहीं पौधा पसलियों के बीच से निकला था, कहीं खोपड़ी के गरड़ों से। इसका मतलब था, यह कोई हादसा, कोई आकस्मिक प्राकृतिक घटना नहीं। यह एक पैटर्न था। यह किसी की बनाई हुई कला थी, और वह कलाकार इंसान की मौत को अपनी सामग्री की तरह इस्तेमाल कर रहा था। सोचिए, किसी कलाकार का काम आमतौर पर रंगों, धातु, मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से होता है। लेकिन यहां किसी ने अपनी कृति के लिए इंसानी अवशेष चुने और मौत को जीवन का रूप देने के नाम पर वह सब किया जो मानवता की समझ से परे है। वह रेगिस्तान को अपनी निजी गैलरी की तरह इस्तेमाल करता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। अब जरा इस बात पर ध्यान दें, इस कार के मिलने से पहले 13 साल तक उस जगह पर कोई नहीं गया। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों के निशान नहीं, कोई तलाश करने वाला नहीं। रेगिस्तान की ऐसी विशालता में, जहां तापमान कभी 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जहां हरियाली विरले मिलती है और जहां कई मील तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता, वहां कोई कार चुपचाप गायब हो जाए, यह कोई नई बात नहीं। लोग अक्सर सोचे बिना ऐसे इलाके में चले जाते हैं और कई कभी वापस नहीं आते। सालों बाद उनके सामान या हड्डियां मिलती है, या कभी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस कार की कहानी उससे भी परे थी। जब नंबर प्लेट चेक किए गए तो पता चला
यह उन दो नवविवाहित लोगों की कार थी जो 2004 की गर्मियों में हनीमून के लिए निकले थे और फिर कभी नहीं मिले। वे अच्छे परिवारों से थे, पढ़े लिखे थे और एक सामान्य यात्रा पर जा रहे थे। वे कोई रोमांचक खेल खेलने नहीं गए थे, न किसी खतरनाक अभियान की तलाश में थे। बस प्रकृति देखने निकले थे, दृश्य, पहाड़, घाटियां और सूर्योदय की सुंदरता। उनके माता पिता ने महीने दर महीने इंतजार किया। पुलिस ने हफ्तों तलाशी की। कई साल गुजर गए, सुराग न मिले। और अब अचानक 13 साल बाद उनकी कार इस हालत में मिल रही है। 2 कंकाल, एक कार और एक पौधा जिसने उनकी पसलियों को अपनी जड़ों की तरह इस्तेमाल किया हुआ था। आप सोचिए, यह दृश्य पुलिस अधिकारियों, रेंजरों और फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के लिए भी कितना असनीय होगा। वे भी इंसान हैं, उनके भी दिल धड़कते हैं, वे भी डरते हैं, पर उनके काम में डर को नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन इस खोज ने सबको एक साथ स्तब्ध कर दिया। यह सिर्फ मौत की कहानी नहीं थी, यह किसी की बनाई हुई प्रतिष्ठापना कला थी। और यह उस कलाकार की 7 कलाकृतियों में से एक थी, 7 अलग अलग जगहों पर छुपाई गई। इतना बड़ा रेगिस्तान, इतनी बड़ी चुप्पी, और उसके भीतर कोई आदमी वर्षों तक घूमता रहा, मृत लोगों को ढूंढता रहा, पौधे लगाता रहा, तस्वीरें खींचता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। सोचिए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा? क्या वह सच में खुद को कलाकार मानता था? क्या उसकी नजर में यह कला थी या किसी टूटे, अंधेरे दिमाग की अभिव्यक्ति? क्या कोई इंसान इस हद तक जा सकता है कि मौत को अपना रंग समझने लगे? हुक आपको इस मोड़ तक लाता है जहां इस कहानी की एक एक परत खुलनी शुरू होती है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा वह नवविवाहित जोड़ा कौन था, वे कैसे खोए, किसने उनके शरीरों को इस अजीब और भयावह रूप में बदला, और डेथ वैली जैसा शांत, विशाल रेगिस्तान कैसे किसी की निजी और खतरनाक गैलरी में बदल गया। और अब असली सवाल आपसे, अगर आप रेगिस्तान में इस हालत में कोई कार पाए जिसके अंदर हड्डियों के बीच से पौधे उगे हुए हों, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप इसे अपराध मानेंगे? क्या आप इसे कला समझेंगे? या आप घबरा कर तुरंत पीछे हट जाएंगे? कहानी यहीं से शुरू होती है और आगे यह आपको उस शख्स के दिमाग तक ले जाएगी जिसने इंसानी मौतों को सामग्री समझा और रेगिस्तान के हर सूने कोने को अपने अंधेरे विचारों से भर दिया। जुलाई 2004 का महीना कैलिफोर्निया में ऐसा था जिसे लोग आज भी याद करके सिहर उठते हैं। हवा में गर्मी ऐसी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। डेथ वैली का नाम वैसे ही बदनाम है, लेकिन उस साल सूरज जैसे पूरे क्रोध में था। 50 से ऊपर का तापमान, सूखी हवा जो त्वचा को झुलसा दे, और जमीन पर ऐसी तपिश कि यदि कोई धातु भी घंटों छोड़ दे तो हाथ तक न लगा सके। उसी मौसम में, इसी गर्मी में, 2 इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों के साथ सड़क पर निकले थे। उनके नाम थे एमिली हैरिसन और जसन हैरिसन। मात्र 3 हफ्ते पहले शादी हुई थी। सैन डिएगो के एक छोटे, सुंदर चर्च में लगभग 70 मेहमानों की मौजूदगी में मधुर ऑर्गन संगीत के बीच उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा था। शादी की तस्वीरें अब भी उनके परिवारों के घरों की दीवारों पर टंगी थीं। एमिली सफेद लेस वाली पुरानी, खूबसूरत ड्रेस में, जो उसकी मां ने 30 साल से संभाल कर रखी थी, और जसन गहरे नीले सूट में, शांत, सादगी से भरा, मुस्कुराता हुआ। दोनों ही साधारण लोग थे, पर उनके दिल बड़े थे। एमिली रेडी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में नर्स थी, ऐसी नर्स जिसके लिए डॉक्टर भी कहते थे कि यह बच्चा हो या बूढ़ा, इसकी आवाज सुनकर दर्द आधा हो जाता है। दूसरी ओर जसन पैट्रिक हेनरी हाई स्कूल में इतिहास पढ़ाता था। उसकी आदत थी कभी किसी पर आवाज न उठाना, चाहे मामला कितना ही कठिन हो। उसकी कक्षा के छात्र उसे मिस्टर हैरिसन द पीसफुल टीचर कहते थे। उनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्म जैसी थी। एक दोस्त की पार्टी में मुलाकात, फिर 1-2 मुलाकातों के बाद बातचीत बढ़ी, और फिर एक दिन एमिली ने अपनी सहेली से कहा था, मुझे लगता है यही मेरा इंसान है। जसन थोड़ा सतर्क था,
लेकिन 1 महीने की डेटिंग के बाद उसने सीधा कह दिया था, मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर पाता। उसने शादी का प्रस्ताव भी बिल्कुल कहानी जैसा रखा था। सूर्यास्त के समय लाझोला कोव की रेतीली बीच पर जब लहरें पैरों को छू रही थी और सीगल ऊपर मंडरा रहे थे, जसन घुटनों के बल बैठ गया था और एक साधारण सा पर दिल से रखा सवाल पूछा था, एमली, क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? और एमली का जवाब था, आंखें नम, मुस्कान चौड़ी, हाँ, बिल्कुल। शादी के बाद वे किसी बड़े नाम या चमक दमक वाले हनीमून पर नहीं गए। न हवाई, न पेरिस, न किसी लग्जरी रिसोर्ट। उनकी पसंद कुछ अलग थी, प्रकृति, शांत जगहें, पहाड़, घाटियां और वह अनुभव जहां इंसान खुद से जुड़ जाता है। एमली को बचपन से डेथ वैली देखने की इच्छा थी। वहां की चट्टानों का रंग, लाखों साल पुरानी मिट्टी की परतें और सूर्योदय की वह सुनहरी चमक, यह सब उसके दिल में घर किए हुए थे। जसन ने कहा, चलो, तुम्हारा सपना पूरा करते हैं। 22 जुलाई की दोपहर वे एक 2002 मॉडल की सिल्वर टोयोटा कैमरी में निकले। गाड़ी बिल्कुल ठीक हालत में थी, 48,000 मील चली हुई और सर्विस हाल ही में करवाई गई थी। ट्रंक में 2 बैकपैक, एक टेंट, 2 स्लीपिंग बैग, फोल्डिंग कुर्सियां, एक बड़ा कूलर जिसमें सोडा और पानी की बोतलें व कैमरे का बैग। जसन ने जाने से पहले 2 बार टायर प्रेशर चेक किया था। एमली की मां ने उन्हें बार बार चेताया था, रेगिस्तान को हल्के में मत लेना, खूब पानी रखना। 22 की रात तक वे मजे से सफर करते रहे। टीलों के पास रुके, सूर्यास्त की तस्वीरें लीं, तारों भरा आसमान देखा। 23 जुलाई को एमली ने रात 9:43 पर अपनी मां को फोन किया, उसका आखिरी कॉल। साफ आवाज, खुशियों से भरा सुर, मां, कल सुबह जल्दी निकल रहे हैं। सूर्योदय तक रिस्की पॉइंट देख लेंगे। मां ने कहा, सावधान रहना बेटा, और हाँ, शाम को फोन जरूर करना। एमली हंसकर बोली, करूंगी मां, वादा। लेकिन वह कॉल कभी नहीं आया। 24 जुलाई को सुबह 5:20 पर मोटल के कैमरे ने गाड़ी को बाहर जाते हुए रिकॉर्ड किया। वे हल्के कपड़ों में थे, टी शर्ट और शॉर्ट्स। पीछे सब सामान ठीक ठीक रखा हुआ था। उसके बाद मानो रेगिस्तान ने उन्हें निगल लिया। दोपहर तक तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। जसन के पास डेथ वैली गाइड बुक थी और वह विजिटर सेंटर में रेंजर से पूछताछ भी कर चुका था, पर उसने उन चेतावनियों को साइड में रख दिया था जो अनजान कच्चे रास्तों से बचें का निर्देश देती थीं। 25 की शाम को एमली की मां का धैर्य टूटने लगा। फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। 26 को उसने जसन के माता पिता को फोन किया। दोनों तरफ चिंता अब डर का रूप लेने लगी थी। पुलिस ने कहा, और एक दिन इंतजार करो। पर 27 जुलाई तक जब दोनों परिवारों को कोई खबर नहीं मिली, तब आधिकारिक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद जो हुआ वह किसी बड़े अभियान से कम नहीं था। डेथ वैली का पूरा हिस्सा छाना गया। हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए, पार्क के हर कोने में रेंजर भेजे गए, 100 मील के दायरे में खोज दल भेजे गए। स्वयंसेवक पैदल खोज करते रहे, पर कोई सुराग नहीं। न गाड़ी, न टायर के निशान, न ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कुछ नहीं। ऐसा लगता था कि वे सिर्फ गायब हुए, बल्कि मिटा दिए गए। दुनिया आगे बढ़ती रही। महीने गुजर गए, फिर साल, पर परिवारों के दिल वहीं अटक गए। 2004 की उस जुलाई की सुबह पर जसन के पिता हर हफ्ते नए नक्शे खरीदते, नए रास्ते चिह्नित करते और निजी खोज अभियान चलाते। एमली की मां हर अजनबी अस्पताल, हर अनजान कॉल, हर किसी बेनाम रिपोर्ट में अपनी बेटी की हल्की सी उम्मीद खोजती रहती। दोनों परिवारों की नींद, भूख, हंसी सब गायब होते गए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। न कोई हड्डी, न कोई सामान, न कोई कब्र, मानो वे रेत की सतह में समा चुके हों। जासूस मार्क रिवेरा, जिसने शुरुआती जांच की थी,
हर कुछ महीनों में इस केस की फाइलें निकालकर बैठ जाता। वह मानता था, रेगिस्तान किसी को छुपाता नहीं, बस सही आंखें चाहिए। लेकिन 13 साल तक उसे वह सही जगह नहीं मिली। यह सब चलता रहा जब तक कि 2017 में एक तपती दोपहर एक आदमी ने रेगिस्तान में एक आधी धकी कार देखी और उस कार ने 13 साल पुरानी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। और यही वह मोड़ है जहां इस रहस्य की सबसे भयानक परत खुलने वाली थी, जो सिर्फ हादसा नहीं थी बल्कि कुछ और थी, कुछ बेहद योजनाबद्ध, बेहद अंधेरा और बेहद मानवीय, या शायद अमानवीय। 13 साल बीत चुके थे। एमिली और जसन की गुमशुदगी अब पुलिस के पुराने कागजों में कहीं खो गई थी, लेकिन उनके परिवारों के दिल में वह दर्द हर दिन नया लगता था। एमिली की मां कैरोलिन हर शाम अपनी बेटी के कमरे की लाइट ऑन रखती, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार करती हों। जसन के पिता रॉबर्ट नक्शे बदलते, पुराने रास्ते देखते, हर साल रेगिस्तान में निजी खोजी टीम भेजते रहे, पर कभी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर आया 2017 का अप्रैल महीना, वह महीना जिसे हैरिसन परिवार कभी नहीं भूल सकेगा। 23 अप्रैल 2017। दोपहर की धूप रेगिस्तान पर ऐसे गिर रही थी जैसे आग बरस रही हो। तापमान लगभग 38 डिग्री के आसपास था, पर डेथ वैली में 38 डिग्री भी हल्की गर्मी मानी जाती है। उस दिन ब्रायन कॉलिंस, 50 से ऊपर उम्र वाला एक शौकिया भूविज्ञानी, घाटियों में चट्टानों के अध्ययन के लिए निकला था। वर्षों से यह उसका शौक था, पुरानी चट्टानों के नमूने खोजना, रेगिस्तान के भूगर्भीय इतिहास को समझना। वह शांत, अकेला आदमी था जिसे इस तपते सूनेपन से डर के बजाय एक अजीब सी मोहब्बत थी। जब वह एक संकीर्ण घाटी की ओर बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर दूर किसी धातु जैसी चीज पर पड़ी। पहले उसे लगा शायद कोई फेंका हुआ टीन का डिब्बा होगा या किसी कैंपर का सामान, पर जब वह करीब पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। यह कोई कूड़ा नहीं था, यह एक कार थी। चांदी रंग की, धूल में आधी दबी, टूटी विंडशील्ड, जंग खाया बोनट, टायर अपनी जगह से फटे हुए, रबर सूखकर चूरे जैसा। कार की हालत देखकर साफ था, यह यहां महीनों नहीं, सालों से पड़ी थी। ब्रायन पहले तो थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। रेगिस्तान में छोड़ी गई कारें मिल जाती है, लेकिन इस कार में कुछ अजीब था। इतनी दूर, इतनी अंदर, कोई यहां कार छोड़कर कैसे जा सकता है? वह सावधानी से कार तक पहुंचा और ड्राइवर की खिड़की से अंदर झांका, और यही उसकी दुनिया रुक गई। 2 कंकाल उसी स्थिति में जमे हुए। ड्राइवर सीट पर एक कंकाल बैठा था, जैसे वह गाड़ी चला रहा हो और एक अचानक तेज झटके में मौत आ गई हो। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं, मांस पूरी तरह गायब, केवल हड्डियों का ढांचा। सिर पीछे झुका हुआ, जबड़ा हल्का खुला हुआ। पैसेंजर सीट पर दूसरा कंकाल था। उसका ढांचा थोड़ा साइड पर झुका हुआ था, जैसे किसी ने अंतिम क्षण में सहारा लेने की कोशिश की हो। उनके कपड़ों के कुछ फटे हुए हिस्से अब भी सीटों से चिपके हुए थे। ब्रायन को लगा कि शायद यही वह जोड़ा होगा जो वर्षों पहले गुम हुए थे। लेकिन वह जो देखने वाला था, उसने इस मैचिंग शक को एक भयानक शक में बदल दिया। कार के अंदर उगता हुआ 4 फुट ऊंचा कैक्टस। ड्राइवर और पैसेंजर सीटों के बीच, सीधा ऊपर की ओर उगता हुआ एक 4 फुट ऊंचा नाशपाती प्रजाति का कैक्टस खड़ा था। और यह उस तरह नहीं उगा था जैसे पौधे जमीन में उगते हैं। नहीं, यह पौधा दोनों कंकालों के बीच से निकल रहा था। उसका तना पसलियों के दरारों से ऊपर की ओर चढ़ता गया था। जड़ें सीट के नीचे से होकर, हड्डियों में उलझती हुई, नीचे जमीन तक पहुंच रही थीं। कुछ पत्ते कार की छत से टकराकर मुड़े हुए थे, जिनसे धातु अंदर की ओर उभर आई थी। यह चीज प्राकृतिक नहीं थी। यह असंभव था कि किसी कार के अंदर अपने आप पौधा उगाए, वह भी इस तरह कि वह हड्डियों के बीच घुस जाए। ब्रायन के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसे तुरंत एहसास हुआ, यह कोई हादसा नहीं, यह किसी के हाथ का काम है। शरीर के अंदर पौधा लगाने के लिए किसी को शरीरों तक पहुंचना पड़ा होगा।
उन्हें हिलाना पड़ा होगा। उनके गर्दन, पसलियों के नीचे जगह बनानी पड़ी होगी। किसी ने कार के फर्श में छेद किया होगा ताकि जड़ें नीचे तक जा सकें। यह सब करने में घंटों लगते, और तब वह पौधा सालों तक बढ़ता रहा, धीरे धीरे, हर मौसम में, हर साल, यहां तक कि वह 4 फुट तक पहुंच गया। किसी ने इसे लगाया था, जानबूझकर, किसी उद्देश्य के लिए। ब्रायन का फोन जेब में था, पर वहां सिग्नल का नामोनिशान नहीं था। रेगिस्तान के ऐसे हिस्सों में फोन नेटवर्क तक नहीं पहुंचता। उसे घाटी से बाहर पैदल जाना पड़ा, करीब 40 मिनट तक। गर्मी ऐसी कि कुछ लोग 5 मिनट भी नहीं सह सकते, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिर उसे एक ऐसा स्थान मिला जहां एक कमजोर सा सिग्नल आया। कंपाते हाथों से उसने आपातकालीन नंबर डायल किया। उस घाटी में अचानक गहमागहमी होने लगी। उद्यान सेवा के वाहन, पुलिस की गाड़ियां, जंगल प्रहरी, मेडिकल एग्जामिनर की टीम, सब पहुंचे। रास्ता इतना तंग था कि कई लोगों को हाथों और रस्सियों से उपकरण नीचे लाने पड़े। सबसे आगे खड़े थे जासूस मार्क रिवेरा, वही व्यक्ति जिसने 13 साल पहले हैरिसन केस की शुरुआत की थी। उनके बाल अब सफेद हो चुके थे, आंखों के पास गहरी रेखाएं थीं। लेकिन जब उन्होंने उस कार का नंबर प्लेट देखा, उनकी आंखें फैल गईं। नंबर प्लेट जसन हैरिसन की कार से मेल खाती थी। 13 साल की तलाश खत्म हो चुकी थी, पर जिस रूप में यह खत्म हुई थी, उसने हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। इन्यो काउंटी की मुख्य मेडिकल परीक्षक डॉ. सारा चैन मौके पर पहुंची। उन्होंने छाया के लिए एक अस्थायी तंबू लगाया, तस्वीरें लीं, माप लिया और हर चीज को बिना छुए पहले दस्तावेज किया। उन्होंने जैसे ही कैक्टस और हड्डियों की स्थिति देखी, तुरंत समझ गईं कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके शब्द थे, यह पौधा यहां अपने आप नहीं उगा, यह किसी ने लगाया है। फर्श के नीचे मिट्टी में ताजा खोदे गए निशान नहीं थे, पर पौधे के बढ़ने की उम्र देखकर यह साफ था कि यह लगभग 12 से 13 साल पुराना है, यानी ठीक उतना ही जितना समय एमिली और जसन के गायब होने को हुआ था। इसका मतलब, किसी ने उनकी मौत के थोड़े ही समय बाद पौधा लगाया था। फिर लौटता क्या है? सवाल, बहुत सारे सवाल। किसने लगाया? क्यों लगाया? कैसे लगाया? और यह सब किस मकसद से हुआ? जब विशेषज्ञों ने कैक्टस की जड़ों को देखा, तो वे चौंक उठे। जड़ें हड्डियों की दरारों में घुसकर अंदर तक गई थीं, सीने की गुहा तक, मेरुदंड के पास तक। यानी पौधा इतना समय ले चुका था कि उसके लिए हड्डियां, बार जैसी थीं, जिनसे वह सहारा लेकर ऊपर बढ़ा। यह सब किसी कलाकार की बारीक योजना जैसा था, किसी अनजान, अजीब सोच वाले व्यक्ति का काम। और रेगिस्तान, वह शांत गवाह बना रहा, 13 साल तक। टीम जब आसपास के इलाके की जांच कर रही थी, तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। कार के पास नहीं, बल्कि घाटी की चट्टानों के पीछे। वह कुछ टायरों के निशान थे, लेकिन ये निशान टोयोटा कैमरी के नहीं थे। ये किसी बड़ी एसयूवी या पिकअप ट्रक के थे। और उस इलाके में ऐसे टायर सिर्फ कुछ ही लोग इस्तेमाल करते थे, शिकारी, साहसी यात्रियों और कुछ एकांत में रहने वाले कलाकार। इन निशानों के ट्रेड पैटर्न देखकर फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कहा, ये बीएफ गुडरिच के खास ऑफ-रोड टायर है, जिन्हें बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से जांच ने नए मोड़ लिया। 13 साल तक जो घटना एक सामान्य गुमशुदगी समझी जाती थी, अब वह एक अपराध बन चुकी थी। शायद हत्या नहीं, पर मौत छिपाने का अपराध, मानव अवशेषों से छेड़छाड़, और किसी की अंतिम गरिमा को नष्ट करने का अपराध। जसडन और एमिली की खोज का इंतजार करने वाले परिवारों को अभी तक यह भी नहीं पता था कि उन्हें कैसी सच्चाई मिलने वाली है। रेगिस्तान ने 13 साल तक अपना राज छुपा रखा था। अब वह राज बाहर था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो सामने आने वाला था, उसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि यह कार और यह पौधा सिर्फ पहली कलाकृति थी।
रेगिस्तान में ऐसी छह और भयानक जगहें दबी पड़ी थीं, जिन्हें जल्द ही पुलिस ढूंढने वाली थी। कैक्टस और कंकालों वाली कार मिलने के बाद जासूस मार्क रिवेरा समझ चुका था कि यह मामला अब साधारण गुमशुदगी नहीं रहा। यह कोई जानबूझकर किया गया काम था। किसी ने एमली और जसन की मौत के बाद पौधा लगाया था। अब सवाल यह था, कौन? रेगिस्तान बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो उसकी गहराइयों में बार बार जाते हैं। और उससे भी कम लोग ऐसे होंगे जो एक कार के अंदर पौधा उगाने जैसी बात सोच सकते हों। रिवेरा ने फैसला किया कि सुराग ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है टायर के निशान। जो निशान घाटी में मिले थे वे टोयोटा के नहीं थे। वे किसी बड़े पिकअप ट्रक या एसयूवी के थे, जिन पर खास तरह के ऑफरोडिंग वाले टायर लगे थे। इस इलाके में ऐसे टायर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। विशेषज्ञों ने कहा, ये बीएफ गुडरिच के आक्रामक ट्रेड वाले टायर है। इन्हें आम आदमी नहीं खरीदता। यह खास तौर पर रेगिस्तान में घूमने वालों के लिए है। रिवेरा ने आसपास के काउंटी में ऐसे टायर वाले वाहनों की लिस्ट निकलवाई। लिस्ट में कुल लगभग 300 से ज्यादा नाम थे, पर इनमें से अधिकतर थे शिकारी, ऑफरोड ड्राइवर, ट्रक मालिक और कुछ कलाकार। रिवेरा ने सोचा, अगर यह कला है तो अपराधी किसी कला समुदाय से जुड़ा होगा। जांच करते हुए रिवेरा ने रेगिस्तान के आसपास की छोटी कला गैलरियों, कला शिक्षकों और कलाकारों से सवाल जवाब शुरू किए। ऐसी ही जांच के बीच नेवादा के एक छोटे से शहर बीटी में एक गैलरी मालिक ने एक नाम बताया, डेविड क्रेन। गैलरी मालिक ने कहा, वह अकेला रहता है, रेगिस्तान में काम करता है। उसकी कला का विषय है मृत्यु, क्षय और जीवन मृत्यु का संबंध। रिवेरा के मन में घंटी बजी। कला, रेगिस्तान, मृत्यु, हड्डियां, पौधे, ये सब बातें उसी दृश्य से मिल रही थीं जिसे उसने कार में देखा था। डेविड क्रेन उम्र में लगभग 60 के आसपास था। वह रेगिस्तान के किनारे एक छोटे, आधे पहाड़ में धंसे घर में अकेला रहता था। उसके आसपास अजीब अजीब संरचनाएं थीं, मुड़ी हुई धातु, पुराने जानवरों की हड्डियां, सूखे पौधों के साथ बनाए गए ढांचे। जासूस रिवेरा और 2 अन्य अधिकारी उसके घर पहुंचे। दरवाजा काफी देर तक खटखटाने पर खुला। क्रेन सामने आया, पतला, लंबे बालों वाला, भूरे चेहरे और ठंडी आंखों वाला आदमी। उसके चेहरे पर न अपराध की चिंता, न कोई घबराहट। रिवेरा ने उससे सीधे पूछा, क्या तुमने इस जगह, इस घाटी में काम किया है? क्रेन ने बिल्कुल सहज होकर कहा, हाँ, मैं अक्सर जाता हूं। क्या तुम यह कार पहचानते हो? रिवेरा ने उसे कार और पौधे वाली तस्वीर दिखाई। क्रेन ने तस्वीर को कुछ सेकंड देखा और कहा, हाँ, यह मेरी कृति है। क्रेन ने बिना किसी हिचक के बताया कि उसकी कला का नाम था मृत्यु के माध्यम से पुनर्जन्म। उसने कहा, मैं जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को दिखाता हूं, कैसे मृत्यु नए जीवन को जन्म देती है। रिवेरा ने पूछा, तुम्हें पता था कि ये इंसान थे? क्रेन ने सिर हिलाया, हाँ, बिल्कुल पता था। तो तुमने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? उसने जवाब दिया, वे पहले ही मर चुके थे। मैं उनके साथ कुछ नया बना सकता था। यह सुनकर रिवेरा के दिल में गुस्सा उबल आया, लेकिन उसने संयम रखा और पूछा, क्या तुमने पौधा लगाया था? क्रेन ने कहा, हाँ, मैं अगले दिन औजार और एक छोटा पौधा लेकर लौटा। कार के फर्श में छेद किया और पौधा लगा दिया। मैंने तस्वीरें लीं। फिर सालों बाद वापस जाकर देखा कि पौधा कितना बढ़ा। यह सुनकर टीम को समझ आ गया, यह आदमी सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि भावनाहीन था। उसके लिए इंसानी शरीर सामग्री थे। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। वह जगह किसी कलाकार की गैलरी नहीं, बल्कि किसी अंधेरी स्मृतिशाला जैसी थी। एक हार्ड ड्राइव मिली, जिसमें सैकड़ों तस्वीरें थीं, रेगिस्तान के बीच बीच में छोड़ी गई अजीब सी कला स्थापनाएं।
इनमें कुल 7 अलग अलग जगहों की तस्वीरें थीं। यानी एमिली और जसन की कार सिर्फ पहली थी। बाकी 6 जगहों पर भी किसी मानव शरीर को पौधे के साथ जोड़ा गया था। कहीं खोपड़ी की आंखों से पौधे निकले हुए थे, कहीं पसलियों के बीच से लंबे पेड़ उग आए थे, कहीं 2 शवों को पौधे की बेलों से एक साथ बांध दिया गया था। हर तस्वीर में तारीख थी। हर तस्वीर में कैक्टस, अगावे या जोशुआ ट्री जैसे पौधे थे। और हर तस्वीर में क्रेन की टिप्पणी, जीवन और मृत्यु का मेल, प्रकृति की वापसी, अमरता का चक्र। अगले 2 हफ्तों में पुलिस और फॉरेंसिक टीमें रेगिस्तान में उन जीपीएस लोकेशन के आधार पर निकल पड़ी। एक एक कर सभी जगह मिलती गईं। पहली जगह, एक युवा लड़के का कंकाल, जिसकी आंखों के गर्रों से 2 मोटे पौधे उग रहे थे। दंत रिकॉर्ड से उसकी पहचान एक 22 वर्षीय छात्र के रूप में हुई, जो 2006 में गायब हुआ था। दूसरी जगह, एक परित्यक्त खदान में 3 कंकाल, मेज पर जंग लगे डिब्बे और उनके सीने से सीधे जोशुआ वृक्ष। ये शव बहुत पुराने थे, शायद 1990 के दशक के। तीसरी जगह, एक महिला और उसका 5 साल का बच्चा, दोनों की हड्डियों पर सफेद फूलों वाली बेल चढ़ी हुई थी। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि टीम कुछ देर काम नहीं कर सकी। महिला की पहचान एक नर्स के रूप में हुई, जो 2012 में गायब हुई थी। बाकी स्थानों पर भी अलग अलग वर्षों में लापता हुए लोगों के अवशेष मिले। और हर बार, हर जगह, पौधे सिर्फ उगे नहीं थे, बल्कि लगाए गए थे। क्रेन को तुरंत गिरफ्तार किया गया। उस पर लगे आरोप थे मानव अवशेषों का अपमान, मौत को छिपाना, न्याय में बाधा और ऐसे कई गंभीर अपराध। पूछताछ में उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने कहा, मैंने प्रकृति और मृत्यु के मिलन को दिखाया है। यह कला है। तुम लोग इसे समझ नहीं सकते। इस बयान को सुनकर देश भर में गुस्सा फैल गया। परिवारों ने कहा, कला नहीं, यह इंसानियत पर चोट है। क्रेन के मुकदमे में 3 मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि वह गंभीर व्यक्तित्व विकार का मरीज है। उसे दूसरों की पीड़ा से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए शव कला का हिस्सा थे। अदालत ने उसे पैरोल की संभावना के बिना 52 साल की सजा सुनाई। उसकी उम्र देखते हुए यह आजीवन कारावास थी। न्यायाधीश ने कहा, भले ही इसने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन इसने मृतकों का सम्मान छीना और परिवारों को वर्षों तक पीड़ा दी। एमिली और जसन की कार, पौधा और वह भयावह कलाकृति, सबने एक बात साफ कर दी। इंसान का दिमाग जब अंधेरा बनता है, तो वह मौत को भी अपनी सामग्री बना सकता है। और रेगिस्तान, वह उस अंधकार का सबसे बड़ा गवाह बन गया। 13 साल की तलाश, 12 साल की आशंका और अनगिनत रातों की अधूरी नींद। अंत में एमिली और जसन को पाया तो गया, लेकिन जिस रूप में पाया गया, वह किसी परिवार या इंसान के लिए सबसे कड़वा सच था। उनकी मौत प्राकृतिक थी या दुर्घटनावश हुई, यह शायद कभी पूरी तरह साफ न हो सके। संभव है वे रास्ता भटक गए हों। संभव है कार खराब हो गई हो। संभव है पानी खत्म हो गया हो और जीवन धीरे धीरे बुझता चला गया हो। लेकिन जिस सूरत में उनके अवशेष मिले, पसलियों के बीच से निकलते पौधे, कार के फर्श को चीरकर जमीन को पकड़ती जड़ें, यह वह रूप था जिसे किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। मौत हमेशा दुख देती है, लेकिन मौत का इस तरह अपमान किसी को तोड़ देता है। एमिली की मां कैरोलिन, जो 13 साल तक हर रात अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद करती रही, जब उसे सच बताया गया तो वह आधे घंटे तक कुछ बोल नहीं सकी। एक मां जो अपनी बेटी को हर दिन याद करके जीती रही, उसे यह जानना पड़ा कि उसकी बच्ची का शरीर किसी पागल की कलाकृति का हिस्सा बना दिया गया था। उधर जसन की मां, बाप भी यह सुनकर पूरी तरह टूट गए। उनके एकमात्र बेटे की मौत का दुख ही कम नहीं था कि उस पर यह भी पता चल गया कि किसी ने उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया। जसन के पिता तो इस दुख से निकल ही नहीं सके। उनका दिल 2016 में इस तनाव और अवसाद से हार गया। उनके अंतिम शब्दों में भी, जसन,
का नाम था। उनकी मौत ने यह साफ कर दिया, कभी कभी अपराध सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मारते जो मर जाता है, बल्कि उन लोगों को भी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं जो पीछे बचते हैं। क्रेन को पकड़ा गया, मुकदमा चला और उसे आजीवन जैसी सजा मिली। पर क्या इससे सब ठीक हो गया? शायद नहीं। न्यायाधीश ने बिल्कुल सही कहा था। भले ही क्रेन ने किसी की हत्या नहीं की हो, लेकिन उसने मृतकों का सम्मान छीना और परिवारों को वर्ष दर वर्ष जलती हुई अनिश्चितता में रखा। उसने यह भी कहा, सजा इसलिए नहीं कि उसने कला बनाई, सजा इसलिए कि उसने मानवता को पीछे छोड़ दिया। और सच भी यही था। कला कभी भी किसी की मौत पर खड़ी नहीं की जा सकती। कला वह है जो लोगों को जीने की वजह दे, ना कि किसी की मौत का उपयोग कर खुद को बड़ा दिखाने का तरीका। इस पूरी कहानी में डेथ वैली सिर्फ एक स्थान नहीं थी, वह एक गवाह थी। उसने वह सब देखा जो इंसानों ने नहीं देखा। उसने देखा कि कैसे एक नवविवाहित जोड़ा हंसता बोलता वहां पहुंचा। उसने देखा कि वे गर्मी में जूझते रहे। उसने देखा कि उनकी गाड़ी चुपचाप एक मोड़ पर रुक गई। उसने देखा कि उनकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने देखा कि एक अजनबी आया और उसने उनकी मौत को नए जीवन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। रेगिस्तान में कोई आवाज नहीं होती, ना वहां कोई चिल्लाहट पहुंचती है, ना ही किसी की पुकार, लेकिन वह सब याद रखता है। और जब सच सामने आता है तो वह दर्द दुनिया को हिला देता है। कहानी खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कला की सीमा कहाँ खत्म होती है और अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है? क्रेन की दलील थी, मैंने प्रकृति को मृत्यु से जोड़कर एक सुंदर रूप दिया। लेकिन जो लोग मरे थे, क्या उन्होंने यह तय किया था कि उनके शरीर कला का हिस्सा बनेंगे? क्या उनके परिवारों ने यह अनुमति दी थी? क्या किसी भी कला को मानव गरिमा से ऊपर रखा जा सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। कोई भी रचनात्मकता तभी सुंदर है जब वह किसी का सम्मान छीने बिना पैदा होती है। लेकिन जब कला के नाम पर किसी की मौत को सामग्री बना दिया जाए, वह कला नहीं, वह इंसानियत का अपमान है। यह कहानी डर की कहानी नहीं है। यह कहानी सिखाती है कि प्रकृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कि रेगिस्तान में एक छोटी गलती जान ले सकती है, कि सावधानी, योजना और तैयारी जीवन बचा सकती है, कि इंसान का मन कितना उजाला भी रखता है और कितना अंधेरा भी, कि कानून और मानव गरिमा हमेशा सबसे ऊपर है। और यह भी कि कोई भी अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून देर से सही सच को खोज ही लेता है। हालांकि उन्हें जिस रूप में पाया गया वह हसनीय था, लेकिन अंततः दोनों को सम्मान के साथ दफनाया गया। उनके परिवारों ने कहा, अब कम से कम हमें पता है कि वे कहाँ हैं। अब कोई अनिश्चितता नहीं है। अब हम उनकी याद में प्रार्थना कर सकते हैं। उनके नाम पर एक छोटा सा स्मृति स्तंभ भी बनाया गया, जिसमें लिखा था, 2 दिल जो साथ निकले अब सदा के लिए साथ रहेंगे। अब आप सोचिए, अगर आप किसी सुनसान स्थान पर हों और आपको कोई छोड़ दी गई कार मिल जाए या कोई ऐसी चीज देख ले जो आपको अजीब लगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे अनदेखा कर देंगे? क्या आप उसे किसी खेल की तरह सोशल मीडिया पर डाल देंगे? या आप तुरंत अधिकारियों को सूचना देंगे? और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप इस तरह की चीज को कला मानते हैं या यह बिल्कुल गलत, अमानवीय और अपराध है? आपकी राय इस वीडियो की आत्मा है। आपकी सोच ही बताती है कि समाज किस दिशा में खड़ा है। तो नीचे कमेंट में लिखिए, क्या कला किसी इंसान की मौत को इस तरह इस्तेमाल कर सकती है? अगर आप इस रेगिस्तान में होते और आपको ऐसी कार मिलती, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? क्या आपको लगता है कि क्रेन को मिली सजा सही थी? और क्या रचनात्मकता के नाम पर कोई भी सीमा पार की जा सकती है? आपके विचार ही इस कहानी का असली अंत है।